हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ये आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा सारे प्रश्नों को अच्छे से, क्योंकि आप लोग जो भी हैं बीपीएससी टीआरई 4 वाले हों या फिर आप लोग एसटेट के हों, ईएमआरएस या फिर आप एमपी टेट हों, यूपी टेट हो, तो आप लोग सभी के लिए जो है समान रूप से फ़ायदेमंद होने वाला है यह सेशन। तो चलिए देख लीजिएगा हमारे साथ अंत तक। तो हम अपने प्रश्नों को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बस आप लोगों से कहना चाहेंगे मेरे दोस्त, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं या फिर आप पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए मेरे दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से पहले प्रश्न की तरफ। तो शुरू करें। प्रश्न हमारा पहला, स्वरलिपि पद्धति से क्या तात्पर्य है? दोस्तों यहाँ पे क्या तात्पर्य होने वाला है? क्या राग के लिखित निरूपण से, ताल के लिखित निरूपण से, संगीत के लिखित निरूपण से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीत के लिखित निरूपण से। क्योंकि संगीत का जो लिखित जो निरूपण होता है वही तो स्वरलिपि पद्धति कहलाता है। तो वही इसका तात्पर्य हो गया ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा 2 है। दोस्तों देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जो है इससे पहले सेशन में हम भारत के प्रमुख मेले और उत्सव के बारे में जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट जो था यहाँ पे आप लोगों को 30 प्रश्न हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा यह सेशन को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको उसके बारे में देखकर आपको बताना भी है, और हम इसका इस सेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग देख लीजिएगा इस सेशन को, क्योंकि यहाँ से जो दोस्तों यहाँ से भी जो है प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग को देखना जो है ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम देखेंगे अब प्रश्न। यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि आधुनिक काल में किसने संगीत को स्वरलिपि करने का कार्य किया था? आधुनिक काल में, ठीक है, स्वरलिपि जो है उसको करने का कार्य किया था, यानी स्वरलिपि बनाया था, उसमें उसको बनाने का काम किया था। कौन थे? क्या विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे, विष्णु नारायण भातखंडे थे, इचल करंजीकर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ हमारा हो जाएगा, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने भी स्वरलिपि बनाने का कार्य किया है और विष्णु नारायण भातखंडे ने जी भी क्या किया है? तो ये भी स्वरलिपि बनाने का काम किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, पंडित विष्णु दिगंबर ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? ठीक है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर की बात हो रही है, तो कौन सी पुस्तक की रचना की है? दोस्तों इनके बहुत सारे पुस्तकें हैं और सारी पुस्तकों को मैं करवा चुका हूं। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इनकी कितनी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके बारे में, कि कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं। कमेंट बॉक्स लिखिएगा, उसके खोलिएगा, उसके बाद फिर उसमें वहां पे लिखना है इनके सारे पुस्तकों का नाम। ठीक है, चलिए यहाँ आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पे जो आपका है क्या हो जाएगा? तो पुस्तक के जो रचनाकार हो जाएंगे, कौन कौन पुस्तक के? तो ये आपके भारतीय स्वर लेखन पद्धति के रचनाकार कौन? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। और एक आपका संगीत तत्व दर्शन, उसके भी लेखक विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, वही हम क्रमिक पुस्तक मालिका की अगर हम बात कर लेंगे तो क्रमिक पुस्तक मालिका ये किनकी है? भातखंडे जी की है। ठीक है, भातखंडे जी की पुस्तक है, और कितने भागों में? ये 6 भागों में पुस्तक ये बनाई गई है, भातखंडे जी वाला क्रमिक पुस्तक मालिका। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर पे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो है पीडीएफ जो भी लिए हैं उन लोगों के लिए जो है कल आप लोग को पीडीएफ नहीं गया होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि शिवरात्रि था, तो शिवरात्रि के कारण जो है वहाँ पे शिवरात्रि के दिन क्लास नहीं हुई थी, तो क्लास उस दिन बंद रह गई थी। इसके वजह से आप लोग को पीडीएफ नहीं गया था, लेकिन उसका पीडीएफ जो है आपके लिए जो कल जो सेशन डाला गया था आपका जो प्रमुख मेला वाला, तो वो जो है उसका पीडीएफ आप लोग के पास पहुंच गया है। ठीक है, उसका पीडीएफ आप लोग के पास दे दिया गया है। तो आप लोग देखिए पीडीएफ के लिए कह रहे थे दोस्तों, हमारे पास तो एक्चुअली आप लोग जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि समय के अभाव के कारण हमें किन्हीं को रखना पड़ा है आप लोग को पीडीएफ देने के लिए। तो भाई उनको रखे हैं तो उनके लिए कुछ हमें भी देना पड़ता है, ऐसे ही तो वो कोई रहेंगे नहीं ना। तो इस वजह से बस दोस्तों आप लोग के लिए कुछ नहीं, बस आप लोग को अगर किन्हीं को भी पीडीएफ चाहिए तो 9122366282 ये व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा मेरे दोस्त, वहाँ पे व्हाट्सएप से आप लोग जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सएप पे जो भी आपका बात होगा आप लोग वहाँ पे उनको बताइएगा। ठीक है,
तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। आपको उसके लिए जो है एक मिनिमम जो है एक अमाउंट आपके लिए बताऊं तो 199 रुपये एक मिनिमम अमाउंट है। तो जो भी आपका क्लास जो है आपसे रेगुलर चलेगा, बस 1-2 दिन में मैं उसी प्रयास में लगा हुआ हूं कि आप लोग का क्लास जो है सारे सब्जेक्ट का रेगुलर कर दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग का टोटल जो है अभी 2 हिस्ट्री का दिए थे हम, उसके बाद फिर और भी क्लासें आएगी, ज्योग्राफी आएगी, साइंस आएगी, तो वो सब भी क्लासें आएंगी, तो उन सबों का पीडीएफ भी आप लोग को साथ में वहीं पे मिल जाएगा। तो बस इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको 199 रुपये आपको पे करना है बस। ये छोटा सा अमाउंट इसलिए रखें भाई कि उनके लिए भी, क्योंकि किन्हीं को अगर हम रखेंगे तो वो तो ऐसा ही नहीं रह सकते ना, तो इसके लिए हमें उनको कुछ देना पड़ जाएगा। इसके वजह से दोस्त प्लीज़ छोटा सा एक है, तो आप ही लोग इसको मदद कर दीजिएगा उनको, उसके बाद फिर आप लोग को जो भी पीडीएफ के लिए चाहते हैं तो उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पे प्रश्न हमारा है चौथा कि किसने आधुनिक स्वरलिपि पद्धति की नींव रखी थी। आधुनिक स्वरलिपि पद्धति क्या पाइथागोरस, भातखंडे, पलुस्कर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अगर भारतीय के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे अगर भारतीय के बारे में बात करेंगे तो आपके भातखंडे और पलुस्कर दोनों हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आधुनिक में नाम तो नहीं लिया है, तो इस हिसाब से इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, पाइथागोरस हो जाएगा, ठीक है। देखिए, संगीत एक ऐसा विषय है, संगीत इसमें होता क्या है कि बहुत सारे इसमें मतभेद माने गए हैं संगीत में, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे तो बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन आयोग के ऊपर डिपेंड करता है भाई कि वो कौन सा पुस्तक पढ़ रहा है, वो कौन सा पुस्तक के ऊपर उनसे जो है वो प्रश्न बना रहा है, तो वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है उसने क्या मान लिया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे जो हैं बुक्स जो हैं अपने अपने हिसाब से वो अपने अपने लिखे गए हैं, बाकी उस काल को तो कोई देखा नहीं है, बस लोगों से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, उसी के हिसाब से लेखन किए हैं। तो कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं, तो भाई इसमें ना आपकी दोष रहेगी ना हमारी दोष, और ये रहेगी ना आयोग की भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसकी भी दोष नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो किसी प्रकार का बुक ही पढ़कर वो भी प्रश्न बना रहा है ना। तो आयोग का भी दोष नहीं कह सकते हैं, किसी की दोष नहीं, बस वो मान लीजिए वैसे प्रश्न जो होते हैं, वैसे जो प्रश्न आते हैं वो आपके भगवान भरोसे ही रहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको भाई कहा क्या जा सकता है, यानी कुछ वैसे प्रश्न हैं, बाकी बहुत कुछ ऐसा नहीं है ज़्यादा डिफरेंस, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नों के बीच में हो जाता है, ठीक है। तो जवाब इसका मिल गया आपको कि आधुनिक स्वरलिपि पद्धति की नींव किसने रखी थी, ऑप्शन नंबर ए पाइथागोरस ने। देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न, यहाँ पे लिख रहा है कि गायन लिखने के लिए सर्वप्रथम किस वर्णमाला का प्रयोग किया गया था। वर्णमाला कौन सा था, कौन सा, क्या आइसोटोनिक वर्णमाला, क्या फोनेटिक्स नोटेशन, या फिर आपका मेजर टोन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे दोस्त कि सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम गायन लिखने के लिए जो वर्णमाला का प्रयोग हुआ था वो आपका आइसोटोनिक वर्णमाला और आपका फोनेटिक्स नोटेशन, इन्हीं दोनों का प्रयोग हुआ था। तो हम वास्तविक जो आंसर देंगे उपयुक्त में से एक से अधिक देना होगा, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 6ठा नंबर का प्रश्न है कि संगीत का क्रियात्मक पक्ष इनमें से कौन सा है। संगीत का क्रियात्मक पक्ष कौन हो जाएगा, गायन, वादन, नृत्य, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गायन भी, वादन भी और नृत्य भी, ये तीनों क्या है, संगीत के क्रियात्मक पक्ष हैं, ठीक है। लेकिन वहीं आपसे अगर पूछ देगा कि पाश्चात्य संगीत का जो पक्ष होता है वो कौन सा, उसके अंतर्गत आपका क्या आता है, गायन आता है और वादन आता है, नृत्य को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न है कि पूछा जा रहा है स्वरलिपि का मूल उद्देश्य क्या था। यानी स्वरलिपि तो हमने बना दिया, लेकिन क्यों बना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था भातखंडे जी द्वारा और पलुस्कर जी द्वारा, पाइथागोरस द्वारा क्यों बनाया गया था, तो इसका जवाब क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका भी हो जाएगा। क्योंकि संगीत की सांस्कृतिक जो परंपरा है उसको सुलभ बनाना ये भी उद्देश्य में शामिल था, और संगीत की लुप्त संस्कृति को बचाना ये भी उद्देश्य में शामिल था। और क्या था, शास्त्रीय परंपरा संगीत को संरक्षित रखना ये भी उद्देश्य में शामिल था। तो इस हिसाब से हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने हैं सब शामिल हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है कि भारत में स्वरलिपि पद्धति विद्यमान थी कब से, क्या 150 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व, 350 ईस्वी पूर्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्यमान थी, पहले भी क्या थी कि स्वरलिपि विद्यमान थी, ठीक है,
लेकिन उसमें कुछ चीज़ों की अभाव थी, बहुत अभाव था, इसलिए उसको जो है पुराने जो भी संगीतज्ञ थे उसको आगे तक लेकर नहीं आए, ठीक है? उसको छोड़ दिया गया। तो ये विद्यमान तो थी, तो सबसे पहले इसके बारे में जानें कब तक? तो ये आपके 250 ईस्वी पूर्व जो थी, ये आपके भारत में स्वरलिपि पद्धति विद्यमान थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 9वां नंबर का। उसी प्रश्न से रिलेटेड ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक स्वरलिपि में किसका अभाव था? किसका अभाव था? देखिए अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 250 ईसा पूर्व जो आपको मैंने अभी बताया कि ये तो थी, विद्यमान थी, लेकिन कुछ अभाव था। तो किसका अभाव था, क्या अभाव था? तो नंबर 9 जो है इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका भी, क्योंकि उसमें जो था तीव्र और कोमल स्वरों के भेद में अभाव था, ये सही है। ताल यात्रा का अभाव था, ये भी सही है। स्वर के चिन्हों का भी अभाव था, यानी स्वर का चिन्ह वहाँ पे नहीं पता चलता था। जब चिन्ह ही नहीं था तो भाई आज अब ये आप लिख दिए हैं, फिर थोड़ा देर में क्या होगा, ख्याल से गया तो आप भूल गए कि भाई क्या लिखा, तो आप लिखेंगे आप ही नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए उसमें बहुत कुछ जो था अभाव था, इस कारण उसको छोड़कर भातखंडे जी और आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। वो उन्हीं दोनों महान संगीतज्ञों की देन है, ठीक है, उन्हीं दोनों की देन है। चलिए देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि भारतीय संगीत की कौन सी विशेषताएं स्वरलिपि द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती है? कौन सी विशेषताएं आज भी आज भी हो रहा है ऐसा कि व्यक्त नहीं की जा सकती है? क्या राग के सौंदर्य, स्वर माधुर्य, गिटकरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे बन जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी आपका, क्योंकि राग के सौंदर्य को भी हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सुंदर है, कितना सुंदर है कैसे हम बता सकते हैं, कैसे उस चीज को हम लिख सकते हैं? वो तो केवल अनुभूति किया जा सकता है, वो तो केवल आप समझ सकते हैं, है ना? स्वर माधुर्य, ठीक है, और आपका ये गिटकरी, ये तीनों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों क्या है, इनकी जो है विशेषताएं जो है ये स्वर लिपि द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता इन तीनों का, ठीक है। चलिए देखेंगे 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा स्वरों पर एक मात्रा के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? स्वरों के एक मात्रा के लिए, ठीक है। देखिए वहां तो है एक मात्रा के लिए कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं भातखंडे जी, भातखंडे जी कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं एक मात्रा के लिए। लेकिन वहीं अगर हम पाश्चात्य की बता दें आपको, पाश्चात्य में ये आपका क्या होता है, ऐसे होता है, और ये आपका ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे, इस टाइप का, ठीक है, बनाना नहीं आ रहा है थोड़ा सा। तो ये आपका इसमें ये जो है भरा हुआ रहता है, ये इस टाइप का होता है। तो ये आपका एक मात्रा कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक इस तरह से रहता है, उसके बाद फिर आपका एक निकला हुआ ऐसे रहता है, एक डंडे के आकार का। अगर इसमें ये मिला देंगे तो ये वाला तो नहीं रहता है, लेकिन ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। ये एक मात्रा के लिए प्रयोग करते हैं। आइए अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे। तो यहाँ जो जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि स्वरों के नीचे जो है ये चिन्ह लगाई जाती है, जैसे कि सा, ये जैसे कि आपका क्या लिख रहे हैं, जैसे आपका रे लिख रहे हैं, तो रे के नीचे ऐसा चिन्ह लगा देंगे तो ये एक मात्रा को संबोधन करता है। लेकिन अगर यही हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की बात कर लेंगे तो ये स्वर हमारा कैसा, ये कोमल कहला जाता है, ठीक है, कोमल। चलिए अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा खाली दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? खाली दिखाने के लिए क्या प्लस का, माइनस का, जीरो का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी कहते हैं भैया खाली है इसमें क्या करो, जोड़ो। लेकिन ये आपके कौन कहते हैं, पलुस्कर जी का हो गया, ठीक है, पलुस्कर जी का ये खाली का चिन्ह हो गया। लेकिन भातखंडे जी क्या कहते हैं, खाली है तो उसमें कैसे दिखाते हैं भैया, जीरो है, क्या है, जीरो है, खाली है, यानी कि ये खाली किनके द्वारा, भातखंडे जी के द्वारा दर्शाया गया, ठीक है। तो चिन्ह दोनों का समझ में आ गया होगा कि किसका कैसा है। तो प्लस वाला होता है, ये दिखाते हैं किसके लिए, तो प्लस वाला साइन दिखाते हैं खाली के लिए पलुस्कर जी, और जीरो का साइन दिखाते हैं खाली के लिए भातखंडे जी, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है विष्णु दिगंबर पलुस्कर के स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्या ऐसी खड़ी स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, या फिर क्रॉस वाला स्वर के दाईं ओर क्रॉस का चिन्ह, या फिर बराबर स्वर के नीचे बराबर का चिन्ह? क्या होगा इसका जवाब? तो यहाँ जो जवाब होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है कि
पलुस्कर ने स्वर लिपि में तार सप्तक के लिए, जैसे कि हमको तार सप्तक का सा लिखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, एक खड़ी लाइन दिखाई जाती है, तब समझ में आता है कि तार सप्तक का ये स्वर लिखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं पे आपको अगर हम बात कर लेंगे भातखंडे जी का, तो भातखंडे जी कैसे लिखते हैं, जैसे तार सप्तक का सा लिखना हो तो सा लिखकर ऊपर में एक क्या करते हैं, एक बिंदी लगा देते हैं। ये जो हो गया आपका बिंदी वाला तार सप्तक वाला, ये भातखंडे जी का हो गया। ठीक है, भातखंडे जी का। लेकिन ये सा हो गया आपका पलुस्कर जी का। ठीक है, तो अंतर स्पष्ट है। चलिए, तो खड़ी लाइन ऐसे करके दर्शाई जाती है किसके लिए, तो ये आपके तार सप्तक के स्वरों के लिए दर्शाया जाता है। चलिए देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है कि भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका को कितने भागों में विभाजित किया है। क्रमिक पुस्तक मालिका, श्री मल्ललक्ष्य संगीतम, भातखंडे संगीत शास्त्र, ये सब जो है आपके कौन है इसकी पुस्तक के रचयिता, तो इन सब पुस्तक के रचयिता हैं भातखंडे जी। ठीक है, भातखंडे जी। जन्म 10 अगस्त 1860 ईस्वी को इनका हुआ था। कहाँ, मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान में। स्थान भी पूछता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्थान भी पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संगीतज्ञ हैं दोस्त, इसलिए आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कितने भागों में है क्रमिक पुस्तक मालिका, जवाब हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 भाग में लिखा गया है क्रमिक पुस्तक मालिका को। ठीक है, चलिए देखेंगे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके द्वारा वाद्य संगीत को स्वर लिपिबद्ध लिखने का प्रयास किया गया। किनके द्वारा, यानी किसको, वाद्य संगीत को। ठीक है, वाद्य संगीत को स्वर लिपिबद्ध लिखने का प्रयास किनके द्वारा किया गया था। क्या कृष्ण बंदोपाध्याय, सुरेंद्र मोहन टैगोर, क्षेत्र मोहन गोस्वामी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किनके द्वारा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा यहाँ भी उपयुक्त में से एक से अधिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी आप लोग देख रहे हैं टोटल, यानी कृष्ण बंदोपाध्याय हो, सुरेंद्र मोहन टैगोर हो, क्षेत्र मोहन गोस्वामी हो, ये सभी क्या किए थे, ये सभी लोगों ने प्रयास किया था वाद्य संगीत स्वरलिपिबद्ध लिखने का। ठीक है, कि हम वाद्य संगीत को स्वरलिपिबद्ध में कर सकें, तो इन तीनों लोग का संबंध हो जाएगा इससे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है हमारा, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किसकी स्वरलिपि वैज्ञानिक आधार पर लिखी गई है। वैज्ञानिक आधार पर लिखी गई जो स्वरलिपि है वो किनकी है, क्या भातखंडे स्वरलिपि पद्धति की है, पलुस्कर स्वरलिपि की है, क्षेत्र मोहन गोस्वामी लिपि की है। ठीक है, यहाँ पे स्वर लिखा गया, स्वर होगा यहाँ पे स्वरलिपि। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको क्या देना है, तो इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 16 का। ठीक है, यानी कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को माना जाता है कि ये स्वरलिपि जो है वैज्ञानिक आधार पर लिखा गया है। ठीक है, ये आपके बुक में यही प्रश्न दिया गया था और सेम आपका यहाँ पे ऑप्शन भी था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे लेके चला आया हूँ। अगर अलग बात है, आयोग अगर हो सकता है भातखंडे को मान ले, क्योंकि आपके बुक में जो था वो यही था। मैंने कहा ना कि भाई कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, जिसके मालिक तो भगवान ही हैं, क्योंकि आयोग ने क्या पढ़ रखा है कौन से बुक से, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कौन से बुक से, हो सकता है हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी को माने, हो सकता है न भी माने। तो ये भाई ये तो आयोग की वाली बात रह गई। तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, बाकी हर एक प्रश्न को इस तरह से नहीं ठहराना है। ठीक है, वैसे आयोग ने, आप लोगों ने देखा होगा जब पेपर जब चेक हुआ था तो आयोग ने बहुत सारे जो सही उत्तर थे ना, जो बहुत सारे सही उत्तर थे उसको भी उसने गलत मान लिया था। तो बस यही कारण होता है भाई, लेकिन गलत माने तो माने वो, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गलत पढ़ लेंगे, हम लोगों को जो पढ़ना है सही ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए जवाब हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, पलुस्कर स्वरलिपि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भातखंडे स्वरलिपि का कोमल स्वर नहीं है। कौन सा कोमल स्वर नहीं होगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सा म प, कौन सा नहीं होगा, तो आपको हम बता दें, एक तो आपका पूछा जा रहा है भातखंडे में, तो सा और प ये है क्या, अचल स्वर है। ठीक है, अचल स्वर है। ठीक है, अचल, ये तो चलते नहीं है, ये तो कोमल होंगे ही नहीं होंगे, कभी कभी भी ना कोमल होंगे और ना ही क्या होंगे, और ना ही कभी तीव्र होंगे। और एक आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, मध्यम दिख रहा है। तो मध्यम हम जानते हैं कि मध्यम कोमल होता ही नहीं है, मध्यम क्या होता है, मध्यम जब भी होता है तो ये तीव्र होता है। ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि स्वरलिपि का कोमल स्वर नहीं है, तो सा म और प ये तीनों का तीनों नहीं है। ठीक है, चलिए
आगे देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में कहाँ स्वरों के नीचे बिंदु जैसी संरचना बनाई जाती है? भातखंडे वाली में देखिए, आप लोग को हम बराबर कह रहे हैं कि ये सब जो चीजें भी हम करवा रहे हैं दोस्त, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप लोग को पीडीएफ के लिए हम 9122366282 ये आपको हम व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप करके संपर्क करना है। उन्हें कॉल मत किया कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा कॉल कर रहे हैं भाई आप लोग, तो थोड़ी सी उनको भी प्रॉब्लम हो जा रही है, तो आप लोग कॉल कीजिएगा, वहां से आपको सारा सॉल्यूशन वो कर देंगे, ठीक है। जो भी आपको जानकारी लेना हो, जो भी उनसे पूछना हो, वैसे तो हम आपको सब कुछ यहाँ पे बता ही दिए हैं, तो उनसे बस क्या करना है, उनसे आप लोग को व्हाट्सएप करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उनको बोलना है कि मुझे पीडीएफ चाहिए, उसके बाद वो आपको क्या करेंगे, आपको वो एक क्यूआर, ठीक है, वो आपको क्यूआर प्रोवाइड करवा देंगे। उस पे आपको मात्र दोस्तों कुछ नहीं करना है, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, 199 रुपये उनको पे करना है, और उसके बाद फिर उनके साथ जुड़ जाना है, और जितने भी क्लासेस चलेगी हमारी, वो सारा पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए दोस्तों देखिए, मुझे बेहद ही अफसोस है, थोड़ा सा क्या कहें, हम आप लोग के लिए हम फ्री में ही प्रोवाइड करवाते थे, लेकिन अभी ये जो 199 ले रहे हैं, ये क्या करें, बिल्कुल अंदर से स्वेच्छा तो नहीं मन तो नहीं है लेने का, लेकिन उनके लिए मुझे लेना पड़ेगा और करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वो तो हैं हमारे पास, ऐसा ही नहीं रहेंगे, ठीक है। हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, हम आप लोग के लिए कर दे सकते हैं, लेकिन भाई वो हमारे लिए क्यों करेंगे, है ना ये बात। तो इसीलिए उनके लिए भी थोड़ा सा हम लोग को कुछ देना पड़ जाता है, इसके वजह से आप लोग को 199 पे कीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समय होता तो आपको यूं ही हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते, क्योंकि पहले हम करवाते भी आए हैं मेरे दोस्त, आप लोग को पता होगा, है ना। वैसे भी 199 रुपये कोई बड़ी चीज़ है नहीं, तो आप लोग चाहें तो ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा, स्वरों के नीचे जो बिंदु की जैसी संरचना बनाई जाती है, किसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंद्र सप्तक में, ठीक है। तो इसका जवाब हो गया मंद्र सप्तक। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का, नीचे दो बिंदी वाले स्वर क्या कहलाते हैं? अगर हम नीचे में दो बिंदी लगा दें, कोई स्वर लिखे हैं उसके नीचे हम दो बिंदी लगा दें, जैसे सा लिखे हैं और यहाँ पे दो बिंदी हम लगा देते हैं, तो दो बिंदी लगा देंगे, तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो हम सा लिखे हैं और एक बिंदी लगाए हैं, तो इसका मतलब हो जाता है क्या, मंद्र सप्तक को दर्शाना, ठीक है, मंद्र सप्तक को दर्शाना। लेकिन वहीं हम जैसे ही हम डबल बिंदी लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये अति मंद्र में चला जाएगा, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा उपयुक्त यहाँ पे अति मंद्र वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे जो है 20 नंबर का पूछ रहा है, जमजमा शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, जमजमा, तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, क्या स्वर को आंदोलन करने की क्रिया से, ताल में समरूपता दिखाने से, ताल में विभाग बनाने से, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो जवाब होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर के आंदोलन कराने की क्रिया से।